1989 कश्मीर, जहां चारों ओर आकाश को चीरने वाले नारे गूंज रहे थे, नारे जिनमें मेरा अस्तित्व खत्म करने की बू आ रही थी, और फिर उन कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाया जाने लगा। मैं कानून को मानने वाला, नरम दिल, संवेदनशील व्यक्ति, रस्म और धर्म पर चलने वाला सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं कश्मीरी पंडित हूं। चंद लम्हों में ढह गया सब कुछ, पानी हो के बह गया सब कुछ। पहली बारिश से बर्फ मौसम तक मैं अकेला ही सह गया सब कुछ। तेरी नगरी में खाली हाथ आए, रास्ते में ही रह गया सब कुछ। मैंने पूछा तेरी मताए हयात, बोला जहलम कि बह गया सब कुछ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तहसीन मुनव्वर और ये प्रोग्राम है मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरे कश्मीरी मुसलमान दोस्त के बेटे ने उनसे पूछा था कि पापा, कश्मीरी पंडित कैसे होते हैं? वो रोने लगे, कहने लगे कि जिस कश्मीरियत की जो सबसे बड़ी बुनियाद थी, वो कश्मीरी पंडित हमसे दूर हो गए। 3 दहाई बीत गई, 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, और आज ये वक्त आ गया कि हमसे पूछा जा रहा है, हमारे बच्चे ही पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित कैसे होते हैं। रोने लगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दुख, दर्द, परेशानियां, बेचैनी, बेकरारी सब हमारी जैसी है, लेकिन हम अपनी सरजमीन पर रहते हुए अपने दुखों के तूफान से होकर गुजरते हैं। वो अपने वतन में बेघर होकर इस तूफान से गुजरते हैं। आज हम टिक्कालाल टपलू जी की बात करेंगे। उनका कत्ल कश्मीर में दहशतगर्दी की तारीख का एक ऐसा सानिया है, एक ऐसा वाकया है जिसके बाद कश्मीर की पूरी तारीख बदल गई थी, और आज तक उस तारीख को वापस उस मोड़ तक ले जाने वाला कोई भी नहीं है। टिक्कालाल टपलू जी से हम आज पूरन कृष्ण भट्ट तक आ चुके हैं, और हो सकता है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंचे कोई और कश्मीरी पंडित दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन चुका हो। कैसे बदलेगा तारीख का ये मोड़? क्या ये कभी वापस जा पाएंगे? क्या आने वाली नस्लें अपने बड़े बुजुर्गों से यही पूछा करेंगी कि कश्मीरी पंडित कैसे होते हैं? मैं मिलवाता हूं आपको, मेरे साथ हैं टिक्कालाल टपलू जी के बेटे आशुतोष टपलू जी। बहुत दुख और दर्द के सागर से होकर गुजरे हैं आप इन 33 वर्षों में, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। हम इस दौर में देखते हैं सियासतदानों के दावे देखते हैं, वादे देखते हैं, इरादे देखते हैं, वो कुछ फलते फूलते दिखाई नहीं देते। कैसा महसूस होता है आपको? बहुत दुख होता है। ये जो पीड़ा है, 32 वर्ष पहले जो हुआ वो हुआ। परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है सब शोक मनाते हैं, लेकिन समय एक ऐसा एक
एक ऐसी मेडिसिन है समय, जो समय के साथ साथ उसके ऊपर मलहम लगाता है। ये तो परिवार में किसी की जब डेथ होती है तो ऐसा ही होता है, हर एक के साथ जीवन चलता रहता है। लेकिन कश्मीरी पंडित अभी भी 32 वर्ष पहले जहाँ खड़ा था, वो मलहम अभी तक नहीं लगा। वो वहीं पे अभी भी आज की तारीख में भी खड़ा है जो 32 वर्ष पहले हुआ था। किसी ने कोई मलहम नहीं लगाया, इंतजार में है, उम्मीदें हैं। जैसे परिवार में कोई किसी की डेथ होने के बाद बड़े बुजुर्ग मलहम लगाते हैं और समय के साथ साथ जीना सिखाते हैं। देश से भी अपेक्षा है हमारी अभी, लेकिन अभी तक वो उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही। ये एक छोटा सा तारुफ है, लेकिन हम बताते हैं आपको टीकालाल टपलू जी कौन थे और उनकी शहादत उसने किस तरह कश्मीर की तारीख का रुख मोड़ दिया। जिस मोड़ की बात आशुतोष जी कर रहे हैं कि हम आज भी उस मोड़ पर भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। उस मोड़ का क्या आप कहें तो अहमियत है, क्या उद्देश्य है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, कैसा तूफान था वो देखिए आप। भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अनेक लोग शहीद हुए। हम जब टीकालाल टपलू को याद करते हैं, उसके साथ उन सभी का स्मरण होता है। टीकालाल टपलू पेशे से एक वकील थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी, इसलिए उनके अंदर गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू रची बसी थी। श्रीनगर हाईकोर्ट में वकालत करने वाले टपलू जी बहुत ही रहमदिल और लोगों का दुख दर्द बांटने वाले हमदर्द इंसान थे। वो किसी को भी परेशानी या मजबूरी में नहीं देख सकते थे। सभी के वो चहेते थे, सभी के, चाहे कोई भी कम्युनिटी उनके चहेते, क्योंकि उन्होंने भेदभाव कभी करा ही नहीं था कि ये मोहम्मदन है, ये सिख है, ये हिंदू है। हर एक को अपनी एक ही नजर से देखते थे, एक ही नजर से हर एक को वही प्यार देते थे, हर एक को वही आशीर्वाद देते थे, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे हम हिंदू लोग हो, चाहे कोई, एक ही जैसी नजर रखते थे। धर्म, मजहब, जात पात की दीवारों से ऊपर उठकर परेशान हाल की मदद करना वो अपना फर्ज समझते थे। हम उनको पापा महाराज बोलते हैं। ये बच्चे सारे जो वो कमा के लाते, चाहे वो कोर्ट से लाते थे, चाहे कहीं से, वो उनका चूल्हा, वो पता नहीं कितने हजार लोग उनका चूल्हा चलाते थे, चाहे उसमें मोमडन हो, चाहे वो बिलक बिलक कैसे मार पीट पे, क्या हम अब क्या करें। ये सोचकर कि राजनीति में रहने से दीन दुखियों की मदद करना आसान होगा, वो सामाजिक सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए थे। ये वो दौर था जब सरहद पार की शाह पर कुछ राष्ट्र दुश्मन तत्वों ने कश्मीरियत की मजबूत दीवार को ढाने का मन बना दिया था। ऐसे लोग कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करने के लिए निशाने तलाश रहे थे, उन्हें बार बार धमकियां दे रहे थे। धमकी और इशारे तो 59 वर्षीय टीकालाल टपलू को भी मिले थे, लेकिन वो समाज सेवा के कारण अपने लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसी कारण राष्ट्र विरोधी ताकतों की नजर में टीकालाल टपलू कांटों की तरह चुभने लगे थे। फिर 14 सितंबर 1989 का वो मनहूस दिन भी आया, जब पूरी वादी के कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करने के लिए नेक दिल और हमदर्द इंसान टीकालाल टपलू को दहशत के लश्कर ने गोलियों से भून दिया।
टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जमीन फट गई। जब वो इंसिडेंट हुआ लग रहा था जमीन फट गई, आसमान फट, पता नहीं क्या हुआ। यही नहीं, हम ही को खाली मोमडन्स भी ऐसे रो के उनका बुरा हाल हो गया था। टीकालाल टपलू जो कई मुस्लिम लड़कियों की शादियां करवा चुके थे, जिन्होंने आतंक का शिकार होने से पहले एक रोती हुई बच्ची को चुप कराकर उसे कुछ रुपए मिठाई खाने को भी दिए थे, लेकिन सरहद पार के आकाओं के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों को यह मंजूर नहीं था कि कोई उनकी वार्निंग के बावजूद कश्मीर छोड़कर जाने से इनकार क्यों कर रहा है। वो दिन और आज का दिन, टीकालाल टपलू जी के परिवार के लोग इस दर्द को सहते चले आ रहे हैं। 33 बरस का लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी टपलू परिवार के सदस्य अपने ही देश में माइग्रेंट बनकर जी रहे हैं। वो आज भी उस मिट्टी को देखने को तरसते हैं जिसमें उनके पापा महाराज की रूह बसती थी। कश्मीर की जब भी याद आती है, हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही, क्योंकि अपनी यादें जुड़ी हैं हमारे से। कश्मीर में हमारी सारी यादें जुड़ी हैं, हमारा उठना बैठना। आज हम यहाँ सेटल हो गए, लेकिन कश्मीर का जो माहौल था ना, मतलब जो अपना यहाँ पर, तो वो बिल्कुल ही टोटली अलग हो गया। अपने भाई बहन अलग हो गए, एक ही घर में नहीं रह सके। वहाँ तो जॉइंट फैमिली होती थी, कुछ दुख सुख होता था तो जॉइंटली सभी करते थे। यहाँ तो पता ही, ये बच्चे बेचारे, उनको पता ही नहीं कजिन कहाँ है, वो कहाँ है, ये किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि दूर दूर बिखर गए हम सारे। उनका बेटा आज भी पापा महाराज की हत्या को जब याद करता है तो अंदर से कांप सा जाता है। बाद में आने वाली पीढ़ी ने अपने दादा को तो देखा नहीं, अलबत्ता जब अपने मम्मी पापा से उनके बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी दुख के बादल घेर लेते हैं। मम्मी पापा से तो हम उनकी एक्चुअली फैमिली रिलेटेड स्टोरीज ज़्यादा सुनते हैं कि वो कैसे इंसान थे, जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं या जो भी वो लोगों के लिए करते थे, वो हमारे घर में जो भी आता है, चाहे उनके टाइम के छोटे थे बड़े थे, वो सब उनकी ऐसे ना कोई हमें स्टोरीज सुनाते हैं कि कैसे वो हेल्प करते थे उनकी, या कैसे वो उन्हें पढ़ाते थे, या कैसे उन्हें सिखाते थे, या कभी भी उन्होंने रैंडमली उनको कुछ एक अच्छी बात सिखाई हो, तो वैसे ही हर कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ हमको बताता ही रहता है। अपनी धरती से और अपनों से दूरी का एहसास सितम ढाता है। जिस सरजमीन पर बुजुर्गों के कदमों के निशान हैं, जहां उनकी सांसें बसी हैं, जहां की हवाओं में अपनों की खुशबू बसी हो, वहां ना होना भी किसी आफत से कम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जब भी जाते हैं, दे हैव ऑलवेज आस्क्ड मी कि आप क्यों नहीं गई हो, बीइंग अ कश्मीरी तुमको कैसे नहीं पता कश्मीर में क्या है ये वो। तो हम उनको तो नहीं समझा पाते क्योंकि बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, बट आई मीन एज सबको पता ही है कि हमारी लाइफ हमारे नाम पे थ्रेट है वहाँ पे, तो कभी पेरेंट्स भी लेके नहीं गए और कभी हमारी भी अभी तक हिम्मत नहीं बनी कि हम जाएं और एक्सप्लोर करें कि कश्मीर कैसा है। जन्नत निशां कश्मीर, सूफी संतों का बसेरा कश्मीर, दुनिया की नजरों का केंद्र बिंदु कश्मीर, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर के लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। इनसे आज वो सब कुछ छिन गया है। वो मौसम, वो खुशबूदार हवाएं, वो रहन सहन, आज भी जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरसती हैं। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि कश्मीर में क्या है, कैसा दिखता है, हम लोग कैसे रहते थे, हमारा घर कैसा है, मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि हम कभी गए नहीं। सिर्फ मूवीज़ में जितना देखा है डल लेक के बारे में या किसी और गुलमर्ग के बारे में, मूवीज़ में जितना देखा है उतना ही आइडिया है। इन चेहरों पर सिर्फ यही दर्द भरे सवाल है, चाहे जबान से बोले या ना भी बोले, चेहरा सवाल करता है। ये दर्द कब कम होगा, कब अपने घर जाएंगे, कब अपनी मिट्टी को चूमेंगे, कब टीकालाल टपलू की कुर्बानी, उनकी शहादत काम आएगी। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते घर? जाना चाहते हैं, हमारा जन्म वहाँ हुआ है, हमारी मातृभूमि है, लेकिन कैसे जाएं?
घर वाले जाने नहीं देते, ये सोचकर वापस आने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है वापस आए आदमी। ये हालात है वहां के। लोग बुलाते हैं, दोस्त लोग याद करते हैं, मोहल्ले वाले भी बोलते हैं। बल्कि मेरे पिताजी क्योंकि इलेक्शन लड़ते थे, वहाँ गौ कदल का एक एरिया है, बहुत मुस्लिम आबादी है वहाँ की। वहाँ के लोगों के पास काफ़ी कहानियाँ हैं कि टिकालाल टपलू जी उनकी किस तरह से मदद करते थे। और टिकालाल टपलू जी को जब इलेक्शन होता था, सबसे ज़्यादा वोट वहीं से आते थे, मुस्लिम इलाके से। मुस्लिम इलाके से। वो आज भी मुझसे कहते हैं कि कर्जा उतारना है, इलेक्शन में खड़े हो जाओ। रोते रोते कहते हैं मुझसे। आपकी वालिदा ने तो चुनाव लड़ा था। मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा था, वो इसलिए लड़ा था क्योंकि ये वाजपेयी जी का आदेश था। केदारनाथ साहनी जी का फ़ोन आया कि आपको कल अनंतनाग जाना है, फॉर्म भरना है। मैंने कहा साहनी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये वाजपेयी जी का आदेश है और हम ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ पे बड़ों का आदेश हमारे लिए एक ऑर्डर होता है। मैं गया श्रीनगर, फॉर्म भरा। जिस पार्टी से माताजी ने इलेक्शन लड़ा, मैं तो हैरान हूं, वो भी इतिहास भूल जाते हैं। वाजपेयी जी का ये आदेश था कि हम ये दिखाना चाहते हैं वहां के लोगों को कि टिकालाल टपलू फैमिली डरी हुई नहीं है। अगर उन्होंने अपने परिवार के सदस्य का बलिदान दिया है तो लेकिन वो डरे हुए नहीं है, ये जवाब देना था। और उसी सरला जी जो मेरी माता जी का नाम था, आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में नेशनल कॉन्फ्रेंस या और दूसरी पार्टी को छोड़ के भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मेरे माता जी को मिले, विच वेयर 40,000 वोट्स। लंबी बात है। 40,000 वोट, लेकिन कोई भी पार्टी का व्यक्ति मालूम ही नहीं है, पढ़ा नहीं है कि उसके बारे में बात करें। ये थी वहाँ पे टिकालाल टपलू जी की एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में, किसी भी समुदाय के थे। कहते हैं जब वहाँ हम लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि टिकालाल टपलू जी बहुत ही हमदर्द थे। ख़ास तौर से अगर मोहल्ले में किसी की लड़की की शादी है और मुसलमान लड़की की शादी है तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अपने कोर्ट भी नहीं जाते थे उस दिन, और बिल्कुल जब तक लड़की को रुखसत नहीं कर देते थे तब तक जो है वो उनका साथ देते थे, जैसे अपनी बेटी की शादी हो। और उनके इंतकाल के बाद, उनके कत्ल के बाद वो सब लोग जो थे वो बेसहारा हो गए। ये तो न्यूज़ चैनल के पास भी रील होगी, मेरे पास भी वो रील है, जिसमें कई महिलाएं, जब टिकालाल टपलू जी की आखिरी दर्शन के लिए इनको शीतलनाग में रखा हुआ था, कई मुस्लिम महिलाएं, उन्हें राशन कार्ड फाड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने चलाया अडवाणी जी के पास, अब हमारे लिए ये राशन कौन लाएगा। वो परिवार जो लोग थे, 7 लोग मुझे याद है जो रील में मैंने देखा, 7 ऐसा परिवार था जिनका राशन टिकालाल टपलू जी हर महीने देते थे। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके बारे में मुझे भी मालूम है। मैं कोई छोटा उस समय 8 या 10 साल का बच्चा नहीं था, मैं 21-22 साल का लड़का था। मैंने अपने आंखों से देखा हुआ क्या हुआ है वहाँ पे, और क्या लोगों ने हमसे बताया। क्योंकि मेरी माता जी कमाती थी, वो हेडमिस्ट्रेस थी, रिटायर हुई एज ए हेडमिस्ट्रेस वो, तो उन्हीं की सैलरी से परिवार चलता था। पिताजी जो भी कमाते थे वो सोशल वर्क में काम करते रहते थे। इसीलिए उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हमने उनके नाम से टिकालाल टपलू फाउंडेशन जो है वही कार्य हम अभी भी करते रहते हैं। वो 14 सितंबर 1989 का जो मनहूस दिन है, उसको आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या भूल जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक टिकालाल जी की शख्सियत का सवाल है, वो एक अलग टाइप के व्यक्ति थे। उन्हें मालूम था मेरी हत्या होने वाली है, तभी तो माता जी को दिल्ली लेके आए। अब 12 सितंबर को तो एक वार्निंग तो उन्होंने दी थी। काजी निसार ने, मेरे पास वो पत्र था,
वो काजी निसार ने उनको चिट्ठी लिखी कि क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमानों का भी काम करते हैं, अब उनके बीच में भी काफ़ी फ्री हैं, इसलिए हम आपको मौका देते हैं, आप भाग जाइए यहाँ से और यहाँ पे भाषण देना बंद कीजिए, आर्टिकल 370 की बात करना बंद कीजिए, तो आप यहाँ से भाग जाइए, वरना फिर हमें आपको मारना पड़ेगा। ये उन्हें मालूम था वहाँ के लोगों को, आतंकवादियों को, कि जब तक टीकालाल टपलू जी जीवित हैं वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और ऐसा बहादुर व्यक्ति जो मेरी माता जी को दिल्ली छोड़ाया और मुझसे कहा कि ऐसा सब वाक्य हुआ है, मैंने बहुत समझाया, नहीं समझ पाए। एक ही चीज़ बोला उन्होंने, मैं पूरा जीवन अपने समाज के लिए जिया, सारी ज़िंदगी में लोगों की सेवा करते हुए बिताई है। तुम क्या चाहते हो, इस काजी निसार या आतंकवादियों ने जिन्होंने मुझे धमकी दी है, मैं उनके डर से भाग जाऊं? तुम्हें ये अच्छा लगेगा सुनने के लिए कि टीकालाल टपलू भगोड़ा हो गया? नहीं, मुझे जाना है। मैं उस फौज की तरह वहाँ पे लड़ने जाऊँगा। फौज तो सरहद पे लड़ती है, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। तो जिस समाज के लिए लड़े, जिन अपने लोगों के लिए लड़े, उस समाज ने क्या दिया? देखिए, प्रश्न मेरे से कई टीवी चैनल वाले पूछते हैं, उस समाज ने क्या दिया? समाज खुद उस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा था, उन्हें यह नहीं मालूम था मैंने सड़क पे सोना है, शाम को पानी पीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वहाँ के करोड़पति हिंदू समाज के लोग थे। नहीं, मैं मुस्लिम समाज की, कश्मीरियत की जो बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए टीकालाल टपलू जी अपनी ज़िंदगी दे रहे थे, जिन लोगों के लिए वो अपनी पूरी कमाई लुटाते थे, जिनकी हमदर्दी में, जिनकी रहमदिली में। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने घर में ही बैठे हुए थे, उस दिन गए नहीं थे क्योंकि उनको धमकी तो थी ही। तो उन्होंने बाहर एक रोती हुई बच्ची को देखा तो वो बेचैन हो गए, उस बच्ची को रोते नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी जाते थे तो बच्चों को टॉफ़ी खिलाते थे और ये करते। तो बच्ची को रोते देखा तो वो बाहर आए तो उन्होंने उसकी माँ से पूछा कि इसकी क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि इसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है शायद। क्या था ये वाक़या, क्या था? एक बच्ची को रोते हुए उन्होंने देखा अपनी खिड़की से, तो वो घर पे थे, तो वो नीचे आए, तो उसने बच्ची को थोड़ा सा सर्वर पे हाथ रखा, चुप कराने की कोशिश करी, तो उसकी माँ से पूछा ये क्यों रो रही है? तो कहने लगी इसके स्कूल में आज एक फंक्शन है और 5 रुपए मांग रही है मेरे से, और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो इसलिए मैं इसको मना कर रही हूँ। तो टीकालाल टपलू जी वापस घर गए, वहाँ से 5 रुपए का नोट लिया, उस लड़की को दिया, फिर उस बच्ची के साथ ही वो आगे हमारे एक दुकान वाले थे वहाँ पे, उसको टॉफ़ी दी। और फिर पता नहीं अचानक उनके दिमाग में क्या है, उन्होंने बोला नहीं मैं कोर्ट जाता हूँ, वरना उनको उस दिन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। बस कोर्ट के लिए निकले तो लोग छुपे हुए थे, 5 लोग गाड़ी के पीछे, उन्होंने पीछे से फायर किया। टीकालाल टपलू जी मुड़े, उन्होंने कहा एक कायरो तुम पीछे से क्यों वार कर रहे हो, हिम्मत है तो मेरी छाती पे गोली मारी है। क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था वो गोली आज तक नहीं बनी जो टीकालाल टपलू की छाती को पार कर सके, और हुआ ही ऐसा। वो आतंकवादी भी कायर थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई उनकी छाती पे वार करने, किया तो पीठ से वार किया, पीठ के पीछे से वार किया। ये शख्सियत थी उनकी। तो आपके लिए कैसे एकदम से पूरी दुनिया बदल गई उनके इंतकाल के बाद, कत्ल के बाद? देखिए, हम पढ़ रहे थे, कोई जॉब नहीं थी, एकदम से मालूम नहीं था कि क्या करना है। तो 12 दिन 13 हमारे यहाँ पे पूजा होती है, वो करने दी। 13वें दिन सवेरे सवेरे सरकार के लोग आए, कहने उठिए उठिए चलिए आपको जम्मू छोड़ना है वापस। मैं उनसे कहा अरे भाई 12 दिन कल हुए हैं, पूजा ख़त्म हुई है, मैंने पिताजी के कागज़ देखने हैं, उनके पेपर देखने हैं, मैंने उनकी डेथ सर्टिफिकेट लेनी है, मैंने FIR देखनी है कि हुई है कि नहीं हुई। नहीं जी आप ये छोड़िए, आप कुछ नहीं उठाया। मैंने जो कपड़े पहने थे ज़बरदस्ती मैंने उनको मतलब चैलेंज भी करने की कोशिश करी। मैंने कहा मुझे बात करने दीजिए किसी बड़े अधिकारी से, नहीं करने दिया, उठा के लेके पटक दिया जम्मू में।
वो दिन फिर वापस नहीं आए। मैं कश्मीरी पंडित हूं। लॉ 1989 कश्मीर, जहां चारों ओर आकाश को चीरने वाले नारे गूंज रहे थे, नारे जिनमें मेरा अस्तित्व खत्म करने की बू आ रही थी, और फिर उन कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाया जाने लगा। मैं कानून को मानने वाला, नरम दिल, संवेदनशील व्यक्ति, रस्म और धर्म पर चलने वाला सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं कश्मीरी पंडित हूं। तो क्या टीकालाल टपलू जी के कत्ल के बाद, शहादत के बाद एकदम से जो वहाँ की कश्मीरी पंडित बरादरी थी उसके अंदर भी खौफ घर कर गया, और फिर उनको लगा कि जो लोग टीकालाल टपलू जैसे नेक इंसान को मार सकते हैं, वो कायर लोग, वो जो बुज़दिल लोग हैं, वो हम लोगों को भी जो है, इसका मतलब ये था कि टीकालाल टपलू को मारकर वो लोग खौफ फैलाना चाहते थे और उसमें कामयाब रहे। ये तो 1986 में ही, जब पहली बार उन्होंने 1986 में कोशिश किया, एक प्रयास किया, वो एक ट्रेलर था, तभी टीकालाल टपलू जी जीवित थे, वो उसमें सफल नहीं हुए। देश में सरकार कांग्रेस की थी, YB चौहान थे उस समय होम मिनिस्टर, मुझे याद है। तो वो दूरदर्शन पर दिखाया गया था, टीकालाल जी ने उनका कॉलर पकड़ा था, कहा आप ये गलत मैसेज क्यों देते हो केंद्र सरकार को, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। नहीं सुना उस समय की सरकार ने, अनदेखी कर दी कांग्रेस ने। अगर उन्होंने उस समय कदम उठाए होते तो आज कश्मीर का हालात ऐसे शायद नहीं होते, लेकिन नहीं माने वो। और क्योंकि टीकालाल टपलू जी जीवित थे, वो 86 में सफल नहीं हुए। प्रेमनाथ भट्ट जी जीवित थे, जिनकी हत्या बाद में कर दी थी। ऐसे कई हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति थे जो जीवित थे, लेकिन 1989 में इसलिए पहले टीकालाल टपलू जी की हत्या इन्होंने कर दी। उन्हें मालूम था जब तक ये जीवित रहेंगे हम अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। अब आज की जो नस्ल है कश्मीर की, जो मुस्लिम नौजवान है वहाँ के कश्मीरी, तो उनको अलग अलग तरह से ना जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाई गई होंगी, क्या क्या बातें बताई गई होंगी। जिस तरह कि कश्मीरी पंडितों को लेकर के कैसे गए, क्यों गए, तो क्या उन तक सच पहुंचाने में हम लोग कामयाब हो पाए हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं, या वो जानते नहीं हैं, या वो जानकर भी अनजान बनते हैं? नहीं, मेरा इसमें ये सोचना है, पूरा सच उन्हें मालूम नहीं है, सही चीज़ें उन्हें बताई नहीं गई है। कश्मीरी पंडित एक ऐसा वर्ग था वहाँ पे जिसकी बदौलत कश्मीरी मुस्लिम पढ़ पाए। शिक्षा जो थे, जो टीचर्स थे, वो कश्मीरी हिंदू ही थे। कुछ लोगों ने उसको बाद में पछताया होगा कि भाई जो हमें शिक्षा दे रहे थे वही नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर क्या हुआ। मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो 1990 में सारे कश्मीरी पंडित समाज निकला, जो कश्मीरी मुस्लिम अनपढ़ रहा, आतंकवाद में घुसा, वो एक जो उनको शिक्षा नहीं मिल पाई उनके बच्चों को, वो भी एक कारण है। कश्मीरी मुस्लिम जो यूथ है, कुछ परसेंटेज तो अब जाग गया है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। वो परसेंटेज को लाखों की संख्या में आने की आवश्यकता है। हाँ, कश्मीर का एक मिजाज रहा है कि कोई भी वाक़या हुआ जैसे, तो कश्मीरी समाज जो था वो सड़कों पर आता था और एहतजाज करता था, एजिटेशन करता था, आंदोलन करता था, अपना दुख दर्द जो है सड़क पर उतर कर जो है बताता था। लेकिन हम ये देखते चले आ रहे हैं पिछले 32-33 वर्षों में, हमने यही देखा है कि जब भी किसी कश्मीरी पंडित का कत्ल होता है तो उसके बाद उसकी मजम्मत की जाती है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कंडेम किया जाता है, लेकिन उस प्रकार से लोग सड़क पर नहीं आते। इक्का दुक्का लोग कभी कभी मोमबत्ती लेके अब निकलने लगे हैं, लेकिन जिस प्रकार से समाज को सड़क पर आना चाहिए तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या खौफ में नहीं आ रहे हैं, या उनके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है?
ये खौफ, अगर हम आज भी ये बात करें कि उनके अंदर खौफ है, ये गलत होगा। वो नहीं निकलना चाहते। हकीकत अभी भी ये है, भारत सरकार जो मर्जी कुछ कहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, अभी भी मुस्लिम समाज दिल से ये नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस आए या बसे। जिस दिन वो किसी भी किलिंग पे लाखों की तादाद में कश्मीर पे सड़कों पे निकलेंगे और उस आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाएंगे, उस दिन मेरे आप ये समझ लेना कि कश्मीरी मुसलमान दिल से चाहता है कि कश्मीरी पंडित अब कश्मीर वापस आए। हाँ, जबानी जमा खर्च से अब कुछ नहीं होगा। जबानी खर्चे से कुछ नहीं होगा, ये एक फॉर्मेलिटी है। उनको कुछ सरकार से फ़ायदा मिलता है ऐसा बोलने में, या वो समझते हैं कि भी कश्मीर के मुस्लिम बहुत समझदार लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत समझदार है। उन्हें मालूम है हमारे लिए सड़कें बन रही हैं, हमारे लिए एक पैकेज दिया जा रहा है, उसमें कश्मीरी पंडित इक्का दुक्का अगर एज ए टूरिस्ट आता है, देवी तुलमुल में जाके बैठ जाता है, 2 दिन आएगा चला जाएगा, बाकी ये जो पैसा मिल रहा है हमें तो हमारे लिए मिल रहा है ना। तो इसके लिए बीच बीच में कुछ लोग मोमबत्ती लेके भी जाएं, तो इन चीज़ों से कश्मीरी समाज को क्या फ़ायदा है? इससे सिंबॉलिकल जेस्चर से, अलामती जो है, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वाकई कश्मीरी पंडितों के खैर ख्वाह हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो फिर आपको ये साबित भी करना पड़ेगा, ये कहना चाहिए। बिल्कुल। टीकालाल टपलू साहब को जो है वहाँ के लोग किस अंदाज से याद करते हैं। पीठ पीछे तो लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, लेकिन कैमरे पर आने से लोग जो है बचते रहे। उनमें से हमने 1-2 लोगों को किसी तरह रिकॉर्ड किया अपनी कोशिश से। उन्होंने बराह रास्त तो सीधे तौर पर हमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमने किसी तरह रिकॉर्ड किया है। वो उनके बारे में क्या कहते हैं, आप इस पर देखिएगा ज़रा। तेरी राह में रखकर अपनी शाम की आहट, दम बखुद से बैठी है मेरे बाम की आहट। ये वही गलियां हैं जहां टीकालाल टपलू की आत्मा आज भी अमन शांति को तलाश करती होगी। इन गली कूचों में आज भी टीकालाल टपलू की यादें सांस लेती महसूस होती हैं। उनके बिना सुने सुने से ये दरो दीवार आज भी उन मनहूस दिन की चीखों को महसूस करते हैं जब टीकालाल टपलू को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जब उनके परिवार को गम के तूफान ने घेर लिया था। आज भी यहां बहुत से इंसान उस तड़प को महसूस करते हैं। कुछ कैमरे के आगे आने से घबराते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे हर दर्द को बयां करते हैं। टीकालाल टपलू आज भी यहाँ के लोगों की यादों में है। माल की खतरों से बढ़ रहा है। अगर ये फरस कौन रहे ना अदालत एकदम ये अगर कौन केस आए ना कोर्टस में सह माल सह कर फरार हकु माया सजा पाने अच्छा कर इंसान। टीकालाल टपलू की जिंदा दिली और मिलनसारी आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बनाए है। यहाँ लोग उनके साथ गुजरे वक्त को याद करते हैं। माल के खतरों बढ़ जाओ खानदार आशा मुसलमान खास कर तो कोई खानदार खसान तौर क्या सब लड़की वापस नहीं गया अदालत दुकानदार आसान जैसे शुरू आसान किसान बजबो
चोरी उनकी अन्य सूच बहुत आता ये कोई सर्टिफिकेट दी है ये बड़े बड़ तो मुसलमान शामिल ये कैसे होती है ये जो सुख से की करान मुसलमान बड़ कदर क्या लायक खास महल बहुत वन यह लायक ये मुसलमान करान अमिस ज्यादा कदर यह तस लायक तब से अब तक झेलम में बहुत पानी बह चुका है। कई मौसम आए, पतझड़ के बाद बहार ने भी कई गुलशन आबाद किए, लेकिन जिनके दिलों में गमों ने डेरे डाल दिए थे वो आज भी उदासियों के साए में जी रहे हैं। एक आस, एक उम्मीद के सहारे कि क्या उनके अपनों का खून कभी रंग लाएगा। क्या वो फिर कभी अपने बुजुर्गों की सरजमीन पर पहले की तरह बेखौफ जी सकेंगे। क्या फिर लौटकर अपने घर जा पाएंगे। क्या कभी लौट कर घर जा पाएंगे। घर तो जाना है, कोई नहीं रोक सकता। आप जा पाएंगे या आपके बच्चे जाएंगे। जाना तो मैं ही चाहूंगा, उम्मीद तो यही है कि मैं ही वहां पहुंचूंगा। मैं नहीं भी जा पाया किसी कारण से, देखते हैं कब तक ये सरकार चुप रहेगी, खामोश रहेगी। सरकारें तो आती जाती रहती है, मेरा ये बेटा सरकार अवश्य हो, जाएगा। ये सरकारें हों या वो इससे पहले की सरकारें हों, सरकारें 5 साल के लिए वोट लेने के लिए बहुत कुछ करती हैं। सरकार से ज्यादा आवाम को, जनता को काम करना है। जनता आपको नहीं करेगी, लगता? मुझे उम्मीद है। ये जो लोग बोल रहे हैं कैमरे के आगे बोलते हुए डर रहे थे, आज से 10 वर्ष पहले जो कश्मीर में हालात थे, आज में फर्क है। आज कश्मीर में भले ही चाहे 10 आवाजें उठ रही हैं, अपने भाई और बहनों की आवाजें उठने लग गई हैं जो बिल्कुल खामोश थी। मुझे उम्मीद है आज 10 उठी हैं, कल 50 उठेंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आवाज लाखों की संख्या में भी आएगी। आपकी वापसी में क्या वो लोग भी रुकावट होंगे जिन्होंने आप लोगों के बागों पे कब्जे कर लिए, आप लोगों की ज़मीनों पे कब्जे कर लिए? देखिए, ये तो देश की सरकार का, हमने लिख के भी दिया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि मेरा जो काजीगुंड में बाग है या मेरा होकुर में एक दान की ज़मीन है, इवन मेरा जो हब्बा गदल में मकान है, वो मुझे कैसे वापस देना है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वैसे ही सरकार की थी। जो सरकार अभी खामोश है। सरकार हर कश्मीरी पंडित को सुरक्षा दे पाएगी आपको लगता है? हम सुरक्षा नहीं मांग रहे सरकार से। कश्मीरी पंडित ये नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति के पीछे गनमैन खड़ा करें। आप हालात तो वहाँ के ठीक कीजिए। क्या एक आपको लगता है कि ये मुश्किल है वहाँ से आतंकवाद को खत्म करना? 4 लाख आर्मी है वहाँ पे सर। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कितने मकान होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख मकान होंगे। एक मकान में 8-8 लोग रहते हैं। क्या पॉपुलेशन है? कितने मकान होंगे? 8 लाख। आर्मी कितनी? 1 लाख आर्मी को सर्च ऑपरेशन करने के लिए बोला जाए और एक दिन में 8-8 मकानों का सर्च करा जाए, क्या एम्युनिशन बाहर नहीं आएगा? इच्छा शक्ति नहीं है। कश्मीर को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो सरहद पार से जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है जो सरकार है सरहद पार की, पाकिस्तान की, तो उसको किस तरह से काबू किया जाए? देखिए, वो काबू करना इस देश का काम है, हमारे फौजियों का काम है, कर रहे हैं। कब तक पाकिस्तान लड़ता रहेगा? भीख मांगने पे तो आ ही गया है। और 2 साल और 3 साल पाकिस्तान नफरतों से तबाह कर दे। नफरतों से हमारे देश को, इस भारत को चोट नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने आप को बर्बाद कर दिया और कर भी दिया उसने अपने आप को बर्बाद।
ये बात कश्मीरी अवाम को, मुस्लिम समाज को, कश्मीर के और ये जो नौजवान हैं जो भटक जाते हैं उनको कब समझ में आएगी? उन्हें समझ में आती है। अगर आप कश्मीर में हर एक मुस्लिम्स को बोलोगे ना वोट देने के लिए कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हो या हिंदुस्तान की तरह रहना चाहते हो, एक भी व्यक्ति नहीं चाहे, कौन चाहेगा पाकिस्तान जाना, कौन चाहेगा ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडियन कंट्री को जहाँ सड़कें हैं, सब कुछ है। ये तो एक सपने दिखाए कुछ लोगों के, कुछ चंद लोग बचे हैं अभी भी जिनको सपना दिखाया है। जैसे 1990 में उनको बताया गया था कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दो, आप अगले दिन आज़ाद हो गए, अगले शनिवार को आप आज़ाद हो गए। वो सपने दिखाए गए थे। झूठ और फरेब में अब कश्मीरी मुसलमान समझता है। लेकिन मैं दोबारा आपसे कहूँगा, जिस दिन कश्मीरी मुसलमान किसी भी किलिंग, शुपिया में किलिंग हुई, क्या शुपिया के गाँव का फ़र्ज़ नहीं था उसके पीछे एक जुलूस निकालना और एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना उन आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को? शोपियां में ही चौधरी गुंड में जो एक आखिरी कश्मीरी पंडित महिला थी डॉली कुमारी, वो भी वो छोड़कर वापस आ गई, जम्मू आ गई है। बिल्कुल कहती है कि वापस जाऊंगी। ये वापस जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे क्या कहा, न हमसे कोई मिल रहा है, न हमसे कोई पूछ रहा है, न हमारे दर्द को कोई समझ रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं कब तक खामोश रहेंगे। कभी न कभी तो हमारे दर्द को समझने का प्रयास करेगी कोई भी सरकार, और हमें मोदी जी से पूरी उम्मीद है। हम देशभक्त हैं, हम अभी भी हजारों के संख्या में अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस कुर्बानी का कम से कम एक शब्द तो बोले। हम उस कश्मीर जो भारत का सर है, कश्मीरी पंडितों ने इतना खून दिया, अपना इतना बलिदान दिया है, उस बलिदान को कम से कम समझो तो सही। हमारे जेनोसाइड को एक्सेप्ट तो करो सही, ये मानो तो सही कि कश्मीरी पंडितों ने जो खून दिया वहाँ पे, उसका बलिदान जो है, उसको कम से कम ये तो मानो। जब हम आज़ादी की सालगिरह मना रहे होते हैं तब सुनील कुमार को गोली मार दी जाती है, ऐसे ही। और फिर ये अभी जो है पूरन कृष्ण भट्ट को मार दिया है, किसी और को भी मार देंगे वो। इससे क्या आपके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं? मरहम तो आपको मिला नहीं अब तक। देखिए, मरहम तो मिला नहीं अभी तक, जख्म हमेशा ताज़े होते रहते हैं। एक ऐसा परिवार, इस देश की सरकार को समझना पड़ेगा। शोपियान एक बहुत एक एटम बम की तरह काम कर गया भारत के देश के लिए। सबसे ज़्यादा वाक़यात वहीं हो रहे हैं। आप ये समझिए कि शोपियां में जो कश्मीरी पंडित फैमिली इस डर के माहौल में भी एक तरीके से वो ये देख के वहाँ रह रहे थे कि हम देश का जो हमारा सर है कश्मीर, उसको जीवित रखने के लिए कश्मीरी पंडित का वहाँ रहना आवश्यक है। बिना कश्मीरी पंडित के कश्मीर जो है, ये भारत सरकार को भी मालूम है और वहाँ के मुस्लिम को भी मालूम है कि वो देश का अटूट अंग रह नहीं सकेगा। वहाँ के सियासतदान, देखिए, वहाँ के सियासतदानों का तो मेरे को लगता है अब जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं देश की सरकार ने, मोदी जी ने, उनका तो जल्दी हो। वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। वापस कैसे जाएंगे? सवाल फिर भी वही है इन सब के बीच, क्योंकि 33 साल से मैं पीक मिलिटेंसी पीरियड में 90 से 96 के बीच में कश्मीर में रहा हूँ। मैंने हालात देखे, मैंने वहाँ पर जो है बारूद की बू महसूस की है जो शायद कोई और नहीं महसूस कर पाए। मैंने आप लोगों का दर्द देखा है, कैंपों में देखा है। दिल्ली में एक एक साड़ी के पार्टीशन के बीच में छोटा सा कालीन के बराबर की जगह में रहते हुए पूरे कुनबे को देखा है मैंने दिल्ली में। उसके बाद उम्मीद ये थी कि लोग वापस जाएंगे, रहेंगे, लेकिन आज भी जब हमारे पास खबर आती है हमारी न्यूज़ 18 पर कि जगती में जो है कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मुतालबात के लिए, या कश्मीरी पंडित जो है जो प्राइम मिनिस्टर जो फंड है उसके भी जो करते हैं कि हमको वापस जम्मू में बसा दिया जाए, तो एक दर्द सा महसूस होता है, एक कहीं ना कहीं टीस होती है। एक मैं बहुत हसास हूँ इस मामले में। तो जब मैं आपके दर्द को महसूस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी सुनी नहीं जा रही है। आप लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, आप लोग बहुत दुख में हैं, और फिर उसके बाद लोग सोचते हैं कश्मीरी पंडित कैसे है, क्या है। उनको ये मालूम ही नहीं है, नई जनरेशन को, नए बच्चों को,
वो सोचते होंगे कि इनकी जो पूरी हाव भाव है कुछ अलग किस्म के होंगे, ये लोग, इनके सर पे सींग होगा, क्या होगा। तो इस तरह के दर्द जो है तड़पाते नहीं हैं क्या? बिल्कुल तड़पाते हैं। मैंने कहा ना आपको, हमारे दर्द को किसी ने समझा नहीं, अनदेखा किया गया है। 32-33 वर्ष गुजर चुके हैं, उम्मीद तो हम रख रहे हैं कोई ना कोई तो इस देश की ऐसी सरकार आएगी या ऐसे देश का प्रधानमंत्री आएगा, या हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी ना कभी तो जागेंगे। वो भी एक इंसान है, वो टीकालाल टप्पू जी के बारे में क्या बोलते हैं उन्हें सब मालूम है, उन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द भी मालूम है। उम्मीद है जल्दी। तो गए हैं अडवाणी जी के साथ लाल चौक पर झंडा लहराने? हाँ जी गए हैं। देखिए झंडा लहराने से मैंने कहा वहाँ पे आप 70,000 करोड़ पैसा दो, आप सड़कें बनाओ, उससे कश्मीरी पंडित का कोई फायदा होने वाला नहीं है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देश जागे और कश्मीरी पंडित से बात करें, उनको पूछे कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से वापस जाना चाहते हैं। और ये पुल कौन बनेगा? देखिए कश्मीरियत की जो सबसे अहम कड़ी है कश्मीरी पंडित, वो तो बिल्कुल अलग हो गया है। अब वो कश्मीरी मुसलमान जो है वो उस तरह सड़कों पर आ नहीं रहा है, और जहाँ जहाँ इक्का दुक्का आपको सॉफ्ट टारगेट बना लेता है वो, और जो बाहर के लोग हैं उनको भी बना लेता है सॉफ्ट टारगेट। जब उसको पता है मुझे जब भी कोई खबर चाहिए, किसी को मारना है, तो उसे पता है कि मुझे किस कश्मीरी पंडित को निशाना बनाना है। तो ऐसे में वहीं का समाज अगर कुछ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ की सरकार चाहे जितनी कोशिश करे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, सरकारी ऑफिस है कश्मीर में, 3 कश्मीरी पंडित उसमें नौकरी करते हैं, सरकारी ऑफिस है, और उसके बाहर सिक्योरिटी नहीं है। अगर है तो बंदा पिस्टल लेके अंदर कैसे घुस गया? ये नाकामी तो हमारी खुद की है ना, इस चीज़ को मानते क्यों नहीं है? शुपिया में अगर कहते हैं कि वहाँ पे सुरक्षा बल के 2 व्यक्ति रखे गए थे जो उनके लिए सुरक्षा करते थे, फिर भी ये टारगेट किलिंग होगी, क्या हम ये माने हमारे देश की जो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति हैं वो काबिल नहीं है या उनकी इच्छा नहीं है? महसूस तो यही होता है कि अभी इच्छा थोड़ी नहीं हो रही है। बहुत अफसोस होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगी। आपको लगता है कोई टाइम फ्रेम कि आप इस साल चले जाएंगे वहाँ कश्मीर वापस अपने घरों में? देखिए अगर कश्मीर के समाज या ये पाकिस्तान सपोर्टर्स जो आतंकवादी हैं, ये अगर ये समझते हैं कि टारगेट किलिंग से या कश्मीरी पंडित को मारने से कश्मीरी पंडित समाज का जो हौसला है उसे तोड़ देंगे, तो वो सपने देख रहे हैं। जब तक एक कश्मीरी पंडित भी जीवित है, वो कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम ना तो छोड़ेगा और कश्मीर वापस जरूर जाएगा। खैर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छी तमन्ना है, बहुत अच्छी आरज़ू है, बहुत अच्छा ख्वाब है, और बहुत अच्छा यकीन भी है, विश्वास भी है आपका। कश्मीरी मुसलमानों से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कैमरे की तरफ देखकर उनसे बोल सकते हैं आज। देखिए मेरे कश्मीरी मुसलमानों से एक ही विनती है, 32 वर्षों में आपने भी काफ़ी कुछ खोया है, आपको कुछ मिला नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि कश्मीर का मुसलमान मेरे देश की क्रिकेट टीम में खेले, मेरे बैडमिंटन खेले, स्पोर्ट्स में आए, दिल्ली की राजनीति में आए, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने। इसलिए फ्यूचर को समझ के कोशिश कीजिए, और इस आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पे आने का समय आ चुका है और उनको आना चाहिए। यही मेरी विनती इन सबसे। ये एक पैगाम सिर्फ आशुतोष जी का नहीं है, टीकालाल टप्पू के खानवादे का नहीं है, उनके ख़ानदान का नहीं है। ये पैगाम मेरे ख़्याल से ये संदेश जो है पूरे कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से है, उन कश्मीरी मुसलमानों के लिए है जिनके दिल में अभी भी रहमदिली मौजूद है, जो हसास हैं, जिनको तड़प है दूसरों के दर्द की, दूसरों के दुख की, जो तड़पते हैं, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दूसरों का दुख दर्द देख के। और उन सब के लिए है ये
संदेश और पैगाम जो टीकालाल टपलू को जानते थे, जिन्होंने टीकालाल टपलू जी की कुर्बानियों को देखा है, किस तरीके से वो दूसरों के घरों में खुशियां बांटने के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगाते थे। और सिर्फ एक टीकालाल टपलू जी की बात नहीं है, कश्मीरी तारीख ऐसे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के से भरी हुई है। ऐसे बहुत से कश्मीरी पंडित रहे हैं जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कश्मीर को आगे बढ़ाया है, कश्मीरियत को आगे बढ़ाया है। कश्मीर की तारीख ही ऐसी है, कलहन से लेकर आप नंद ऋषि पर आइए, नलदेक पर आइए, पूरी तारीख है जिसमें सब एक दूसरे का साथ देते रहे। अब चुप नहीं रहना है। मेरे हाथों से मेरी चिता बन गई, मेरे कांधों पे मेरा जनाजा उठा, नोके मिशगान से करता सही आम पर मेरे खून से मेरा नाम लिखा गया और मैं चुप रहा। आपको चुप नहीं रहना है। मैं कश्मीरी पंडित हूं। मैं आज के लिए बस इतना ही। प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम, ये पैगाम, ये संदेश आपके जहन और दिल में और दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। हम कहाँ पहुँच गए, हमें कहाँ जाना चाहिए था और हम कहाँ आ गए। और हमारे शरीर का एक अहम जुज, एक अहम हिस्सा, एक अहम भाग कश्मीरी पंडित हमसे कट के दूर जा पड़ा है। हमें उसे जोड़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, अपना ख्याल रखिएगा। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। Largest